9th एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग एक साइकिल बनाता है जो कि उसने मैजिकल पेन की मदद से बनाई होती है। टीचर और सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और उस साइकिल को देखकर कहते हैं, मैंने तो अभी तक सिर्फ घोड़ों की सवारी की है या फिर ड्वार्फ्स के स्टीम इंजन की सवारी की हुई है, लेकिन इस तरह का इंसानों का कोई वाहन मैंने कभी नहीं देखा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग से स्पार्कल करते हुए कहते हैं, क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं? हमें भी इसे चलाने दो। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखते हैं तो टीचर मार्टिन पहले ही उस साइकिल पर बैठ जाते हैं। उन सारे बच्चों का मुंह बन जाता है। टीचर मार्टिन हंसते हुए उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अब मैं पहले इसे चेक करूंगा। चश्मे वाला लड़का उनसे कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे। टीचर जियांग से कहते हैं, आखिर तुम इसको चलाते कैसे हो? जियांग आगे बढ़ता है और टीचर को बाजू से पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको पकड़ कर रखता हूँ ताकि आप बैलेंस कर सके। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, अपने दोनों पाँव दोनों तरफ के पेडल्स पर रखो ताकि तुम इसे आगे की तरफ चला सको। टीचर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जियांग उन्हें थोड़ा सा आगे की तरफ करता है और कहता है, अपने पाँव से पहले एक तरफ के पैडल को चलाओ फिर दूसरे तरफ के पैडल को, इससे ये साइकिल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। टीचर उसे कहते हैं, मैं अभी गिरने लगा हूँ। जियांग उनसे कहते हैं, आप नहीं गिरेंगे, मैंने आपको पकड़ा हुआ है। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। जियांग उनसे कहता है, नहीं इतना भी मुश्किल नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे भी इसे चलाते हैं, आपको बस पैडल्स को ज्यादा जोर से चलाना है ताकि आप ज्यादा तेज चल सके। एक बार आपकी स्पीड बढ़ गई तो उसके बाद आपको ज्यादा बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। और साथ ही जियांग टीचर मार्टिन को धक्का दे देता है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? जियांग उनसे कहता है, एक दो बार गिरने के बाद ही आप सीखेंगे। टीचर मार्टिन खुद से चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो काफी आसान है, मैं इसे चला रहा हूँ। टीचर काफी आगे तक चले जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाकर जियांग से कहते हैं, मैं तो इसे काफी अच्छे से सीख गया हूँ। जियांग कहता है, मुझे अपने टीचर पर बहुत ज्यादा फख्र है, उन्हें तो साइकिल चलाना आ भी गया। वो सारे बच्चे जियांग से कहते हैं, तुम्हारी इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इससे इंसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमेशा के लिए तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जियांग शर्माते हुए सोच रहा होता है, ये लोग साइकिल देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं, अगर मैंने कंबशन इंजन बना दिया तो ये लोग तो मुझे गॉडफादर मानेंगे। उसी वक्त दूर से टीचर मार्टिन चिल्लाकर उसे कहते हैं, जियांग इस चीज को रोकते कैसे हैं? जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं तो इसमें ब्रेक लगाना भूल ही गया। उसी वक्त टीचर सामने एक दरख्त से जाकर टकरा जाते हैं। टीचर उन बच्चों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस इसे ट्राई करना चाहता था। वो बच्चे गुस्से के साथ उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये सारी टीचर मार्टिन की गलती है क्योंकि जियांग की साइकिल टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। सारे बच्चे वहीं साइकिल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे भी इसे ट्राई करना था। दूसरा कहता है कि मुझे इसे ऑब्जर्व करना था। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के लिए एक और बना दूंगा, अगली बार इससे ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर मार्टिन भी खुश होकर उससे कहते हैं, तो फिर तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो, जल्दी से एक और साइकिल बनाओ। जियांग उनसे कहता है, मैं और नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अपने पेन पर लगे हुए क्रिस्टल को इस्तेमाल कर लिया है, वो सारा क्रिस्टल खत्म हो गया। ये सुनते ही वो बच्चे और टीचर मार्टिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, क्या तुमने सारा पत्थर एक ही नाइट में खत्म कर दिया? चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, तुम्हारे पेन पर जो छोटा पत्थर लगा हुआ था, हम लोग उससे एक पूरा घर बना सकते थे। जियांग उनसे कहता है, कल रात को मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं अपने पेन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। साथ ही जियांग रात का सीन दिखाता है कि वो क्या क्या बना रहा था। जियांग कहता है कि मैं इस पेन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे इस पेन से बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जियांग कहता है कि सबसे पहले मैंने फोन बनाने की कोशिश की, मैंने जैसे ही उसकी शेप ड्रॉ की तो एक फोन बन गया, लेकिन वो सिर्फ पत्थर का था, उसके अंदर के मटेरियल्स के बारे में मुझे नहीं पता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के मैकेनिज्म के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक फोन नहीं बना सका। और उसके बाद मैंने एक फ्रिज बनाया और फिर साथ ही एक टीवी भी बनाया, लेकिन मुझे उनके मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं पता था, इसलिए वो भी काम नहीं किए। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा तो तुमने अपना सारा क्रिस्टल एक्सपेरिमेंटिंग में जाया कर दिया। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ जी ऐसी बात है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है, आखिर तुमने कौन सी अच्छी चीजें बनाई, मुझे भी बताओ। जियांग उससे कहता है, कोई बात नहीं, वो सारी फ्लॉप्स हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें नहीं दिखा सकता। फिर टीचर उन्हें अपनी क्लास में ले जाते हैं।
वहीं क्लास में गोल्डन बालों वाले लड़के की पिक्चर लगी होती है। टीचर अपने बॉक्स में से एक छोटा सा क्रिस्टल निकालते हैं और उसे जियांग के पेन पर लगा देते हैं और उनसे कहते हैं हमारे पास सारे स्टोन्स खत्म हो चुके हैं। और जियांग से कहते हैं तुम्हें इसको ध्यान से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि मेरे पास अब और स्टोन्स नहीं बचे। मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं मैंने तुम सब लोगों को ड्राइंग करने का इसलिए कहा ताकि तुम लोग ड्राइंग में अच्छे हो जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टोन्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी किस्म के स्टोन्स होते हैं। फिर वो सारे बच्चे बैठ जाते हैं और जियांग से कहते हैं तुम भी बैठ जाओ, टीचर अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। टीचर के पास एक बॉक्स होता है जो कि ब्रीफ केस की तरह का होता है। वो उससे ओपन करते हैं तो उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में पेन होते हैं, उसके नीचे वाली लेयर में क्रिस्टल्स होते हैं। मार्टिन बच्चों से कहते हैं क्या तुम लोगों को इस बारे में पता है कि हम लोग इन क्रिस्टल्स को पेन पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके अलावा हम इनको डायरेक्ट हथियारों में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हम इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंचेगा। टीचर उसे कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टीचर उन्हें स्टोरी बताते हैं कि मैं कैसे ड्वार्फ्स कबीले में गया। वो कहते हैं कि मैं ड्वार्फ्स के ट्राइब में गया था बेहतर हथियार बनाना सीखने के लिए। उन्होंने इन स्टोन्स को अपने हथौड़ों में लगा रखा था जिससे वो अपने वेपन्स बनाते थे। उस हथौड़े के साथ वो जो भी चीज बनाते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करती थी, लेकिन उस हथौड़े की वजह से हथियार बनाने वाले की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता था। ये देखकर मैंने इन स्टोन्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सोचा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने इन क्रिस्टल्स की पावर को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया जो कि चीजों को बनाना था, वो भी अपनी ड्राइंग्स की मदद से। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है लेकिन ये गोल्ड अलॉय क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक माइन है जहाँ से ये सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है मैंने सुना है कि उस केव के अंदर गोल्डन ड्रैगन रहता है और गोल्डन ड्रैगन बाकी सारे ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जियांग सोचता है अगर हम उस ड्रैगन को मार दें तो क्या हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे? टीचर मार्टिन सारे बच्चों से कहते हैं इसीलिए हमारे किंग ने पर्पल ड्रैगन टीम को उस केव पर भेजा है ताकि वो क्रिस्टल्स निकालते रहे और हमें देते रहे, लेकिन वो हमें क्रिस्टल्स फ्री में नहीं देते। वो वहाँ से क्रिस्टल निकालते हैं और उन्हें बेचते हैं ताकि आर्मी के लिए राशन खरीदा जा सके। साथ ही टीचर एक छोटे से क्रिस्टल को उठाते हैं जैसा कि जियांग के पेन पर लगा हुआ है। टीचर उनसे कहते हैं इस छोटे क्रिस्टल की कीमत 10 गोल्डन कॉइन्स है। 10 गोल्ड कॉइन्स का सुनते ही सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर टीचर से कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, इसका मतलब हम हर दिन अपने पास 10 गोल्ड कॉइन्स लेकर घूमते रहते हैं। चश्मे वाले लड़के का नाम मोडो होता है। जियांग मोडो से कहता है हम एक गोल्ड कॉइन से क्या कुछ खरीद सकते हैं? मोडो से कहता है हम एक गोल्ड कॉइन से 10 सिल्वर कॉइन खरीद सकते हैं। जियांग उसे कहता है हाँ तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो। फिर जियांग मोडो से कहता है लेकिन हम एक गोल्ड कॉइन से कितना ज्यादा खाना खरीद सकते हैं या फिर एक गोल्ड कॉइन से कितने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है? मोडो जियांग से कहता है तुम एक गोल्ड कॉइन से 50 बैग खरीद सकते हो राशन के, लेकिन राशन का एक बैग एक बड़े आदमी के लिए पूरे महीने के लिए काफी है। जियांग हिसाब लगाता है और कहता है अगर एक गोल्ड कॉइन से 50 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं तो इसका मतलब 10 गोल्ड कॉइन से 500 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं। साथ ही मोडो भी उसे कह देता है तुमने एक ही रात में अपना पूरा क्रिस्टल जाया कर दिया जो कि 500 लोगों को खाना खिलाने के लिए काफी था। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं तुम्हारे पास जो क्रिस्टल्स हैं ये सबसे सस्ते वाले क्रिस्टल्स हैं और इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम है। फिर वो अपने पास से 2 और क्रिस्टल उनको दिखाते हैं और कहते हैं ये मीडियम लेवल के क्रिस्टल्स हैं, इनकी कीमत 50 कॉइन्स है क्योंकि इनकी मैजिकल पावर ज्यादा है और इन क्रिस्टल्स के साथ तुम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा है। और इसके अलावा इनके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, लेकिन हमें उन एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत नहीं। फिर टीचर उन्हें अपने पास से 3 हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स दिखाते हैं। बच्चे टीचर से कहते हैं ये तो उससे भी ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि मीडियम क्वालिटी वाले 50 कॉइन्स के मिलते हैं, तो इसका मतलब ये उनसे ज्यादा महंगे होंगे। टीचर उनसे कहती है ये हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए ये वाकई में बाकियों से महंगे हैं। सबसे पहले वो उन्हें एक्वा कलर के क्रिस्टल के बारे में बताते हैं। इसे एक्वा अलॉय क्रिस्टल कहा जाता है और ये 100 गोल्ड कॉइन्स का है। बच्चे ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं इस क्रिस्टल के पास मैजिकल पावर्स हैं जिससे पानी और लकड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग इसे कैपिटल में लकड़ी को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो उन्हें पर्पल स्टोन के बारे में बताते हैं और कहते हैं
इसे बोल्ट स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इसे हम बहुत सारी चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को कैलिब्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन्स है। फिर लास्ट पे वह तीसरे स्टोन के बारे में बताते हैं जो कि फायर स्टोन होता है। इस क्रिस्टल की मदद से हम फायर मैजिक कर सकते हैं और ये सबसे महंगा है। इसकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन है। बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और टीचर से कहते हैं हमने कभी इतना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं देखा। क्या हमारे टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा अमीर हैं? टीचर उनसे कहते हैं शांत हो जाओ, ऐसी मैजिकल आइटम्स को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये तो कब से मेरे पास पड़ी हुई है, ये स्कूल की तरफ से हमें दी गई है। आमतौर पर ऐसे महंगे क्रिस्टल सिर्फ अमीर मैजिशियन ही इस्तेमाल करते हैं। मैजिक क्लास वाले बच्चे इन्हें तब इस्तेमाल करते हैं जब उनका अपना मैजिक खत्म हो जाता है, तो वो इसको बूस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों स्टोन्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट में टीचर उन बच्चों से कहते हैं अब एक आखिरी क्रिस्टल बचा है जो कि मेरे पेन पर लगा हुआ है। ये पेल मून क्रिस्टल है और ये सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। पूरे इंसानी कैपिटल में सिर्फ मैं ही एक वाहिद शख्स हूँ जिसके पास ये पेल मून क्रिस्टल है। ये सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं इस क्रिस्टल की कीमत तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स होगी। जबकि जियांग सोच रहा होता है ये सबसे ज्यादा स्पेशल क्रिस्टल है। इसकी मदद से मुझे किसी इनपुट मटेरियल की भी जरूरत नहीं। इसकी मदद से तो मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में ऐसा कोई स्टोन लग जाए मैं तो इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साथ ही वो अपनी इमेजिनेशन में एक सीन दिखाता है जहाँ पर क्वीन उसे अंगूर खिला रही होती है जबकि बुरी उसके पाँव के नीचे होता है। टीचर मार्टिन सारे बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि उन्हें ये क्रिस्टल कैसे मिला। टीचर मार्टिन के पास स्पेशल वाला क्रिस्टल उन्हें ड्वार्फ्स के कबीले ने दिया था। टीचर मार्टिन कहते हैं जब मैं जवान था तब मैं ड्वार्फ्स के कबीले में फोर्जरी सीखने के लिए गया था। ड्वार्फ्स के कबीले वाले सिर्फ अपने आप में रहते हैं, वो बाहर के कबीले वाले लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। लेकिन मेरे अंदर उन्होंने बहुत सारी पोटेंशियल देखी और मेरी डिटर्मिनेशन देखी कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने कबीले में दाखिल होने दिया और मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। उनके दरमियान रहते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और उनका मैंने भरोसा भी जीत लिया। वहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी बनाए। पेन के ऊपर इन क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए वेपन्स बनाने का तरीका भी हम लोगों ने वहीं मिलकर बनाया था। ड्वार्फ्स के कबीले वालों के पास सिर्फ 4 ही पेल मून क्रिस्टल थे और उन क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर दिया क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टडी की। मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं, इसी पेल मून क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए इस सिटी कैपिटल के इर्द गिर्द की दीवार भी मैंने बनाई है। मोटो चिल्लाकर टीचर से कहता है तो इसका मतलब ये बहुत ही कीमती और पावरफुल गिफ्ट है। जियांग सोचता है अगर ये क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ड्वार्फ के कबीले वाले डीमन ट्राइब से ज्यादा पावरफुल है। मार्टिन उनसे कहते हैं ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी मैजिकल एनर्जी लिमिटलेस है। तुम इससे कोई भी चीज बना सकते हो बिना किसी मटेरियल के, सिर्फ सोचकर उसे ड्रा करो और वो चीज बन जाएगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी बॉडी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। उसी वक्त एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और टीचर मार्टिन से कहता है अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं तो क्या इस क्रिस्टल ने आपकी बॉडी पर भी कोई साइड इफेक्ट किया है? मोटो उनसे कहते हैं हमारे टीचर ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है, जरा दीवार की तरफ देखो। दीवार पर लगी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करता है। जियांग और सारे बच्चे उस तस्वीर को देखकर कहते हैं ये तस्वीर वाला शख्स तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसका ताल्लुक हमारे टीचर के साथ क्या है? मोटो उनसे कहता है मुझे लगता है शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, ये हमारे टीचर की पिक्चर है जो कि 10 साल पहले की है। और सारे बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पिक्चर वाले शख्स की आईब्रोज के अलावा टीचर मार्टिन इससे जरा भी नहीं मेल खाते। टीचर मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं मोटो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मेरी ही पिक्चर है। नेक्स्ट सीन में सोफी साथ महल के बाहर खड़ा होता है। उसी वक्त वहाँ पर एक कैरेज आकर रुकता है, उसमें से उसके पापा मास्टर गुरु उतरते हैं। मास्टर गुरु बुरी तरह से ट्रॉमालाइज्ड होते हैं। वो जैसे कैरेज में से नीचे उतरते हैं वो गिरने लगते हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और उनको सहारा देता है और उनसे पूछता है फादर आपके साथ क्या हुआ? उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? कहीं उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? मास्टर गुरु से पीछे की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रही होती हैं और उसे बार बार कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया और आगे बढ़ जाते हैं। सोफी सास उनसे कहता है आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया क्या? मास्टर गुरु हंसते हुए से कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर वो महल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन तलवारबाजी की क्लास का होता है जहाँ पर क्वीन के हाथ में एक तलवार होती है और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है
और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। पीछे से उस पर तीर चलाए जाते हैं, वो उन तीरों को ब्लॉक करती है। ड्रोना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्वीन से कहती है तुम तो काफी ज्यादा माहिर हो चुकी हो। डीमन क्वीन सोचती है मैं इससे पहले बहुत ज्यादा माहिर थी, ये तो इस इंसानी बॉडी की वजह से मेरी मूवमेंट स्लो हो गई है। ड्रोना क्वीन से कहती है यहाँ से जाने के बाद दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना। वहीं पर दूसरे बच्चे बैठे होते हैं, किसी को घुटने पे तीर लगा होता है, किसी के बैक पे लगा होता है। टीचर उससे कहती है तुम तो इन सब से बहुत ज्यादा बेहतर हो। क्वीन ड्रोना से कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं घर जाकर भी प्रैक्टिस करूंगी। स्कूल से छुट्टी के बाद क्वीन वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर बिकनी पहन के 2 टीचर्स खड़ी होती हैं। एक टीचर ड्रोना होती है और एक टीचर वेडली होती है। क्वीन आगे बढ़ती है और उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो दोनों से कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जैसे ही आगे जाकर उनको हाथ लगाती है, मुझे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ हैं। वहीं जियांग पीछे बैठा होता है, उसे कहता है क्या ये रियल लग रही है। क्वीन उससे पूछती है तुमने इन स्टोन स्टैचूज को कलर कैसे किया। जियांग उसे कहता है अगर तुम मिट्टी में कलर मिला दोगे तो उसे जो भी चीज बनाओगे वो कलर बनेगी। जियांग जमीन पर बहुत सारे पेपर फैलाकर बैठा होता है और क्वीन से कहता है फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने वाला हूँ जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्वीन आगे बढ़ती है और उन पेपर्स में से एक पेपर उठाती है और उसे कहती है ये सब कुछ क्या है। जियांग उसे कहता है ये ब्लूप्रिंट्स हैं स्टीम इंजन बनाने के लिए, ये मुझे टीचर मार्टिन ने दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट्स को देखकर लगता है कि ड्वार्फ्स की नॉलेज डीमन ट्राइब के लोगों से बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने पहले स्टीम इंजन बना लिया है और उनके पास ट्रेन भी है। साथ ही जियांग हंसते हुए उसे कहता है टीचर को लगा कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक है तो उन्होंने ये सारे ब्लूप्रिंट्स मुझे दे दिए। लेकिन साथ ही क्वीन उसकी बर्ड पर एक किक मारती है और उसे कहती है तुम ये जो अजीब सी चीजें बना रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि इससे लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम यहाँ के नहीं हो। जियांग उसे कहता है मुझे इसे डरने की क्या जरूरत है, यहाँ के लोगों को क्या पता कि मैं क्या बना रहा हूँ। फिर क्वीन उसका कान पकड़कर खींचती है और उसे कहती है कल तुमने मेरा स्टैचू क्यों बनाया था। जियांग उसे कहता है मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि स्टैचू बनाई हुई लड़की जिंदा होती है या नहीं। क्वीन उसे इशारा करके कहती है अगर तुमने कल रात को ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था और तुम नाकाम रहे तो फिर तुमने आज इन दोनों के स्टैचूज क्यों बनाए हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ कलर्स ट्राई करना चाहता था। ये सुनते ही क्वीन अपना पंच बनाती है और उसे कहती है तुम सिर्फ इंसानी कचरे हो। जियांग उसे कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। और नेक्स्ट सीन में हमें जो दिखाया जाता है जियांग का पूरा चेहरा सूजा होता है, उसे क्वीन से बहुत ज्यादा मार पड़ती है। जियांग अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ जा रहा होता है और कहता है मुझे स्टीम इंजन बनाने का तरीका मिल गया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अल्टर कर दूं तो मैं एक कार भी बना सकता हूँ और अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो क्या पता एक दिन मैं एक ट्रांसफार्मर कार बना लूं। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है एक दिन उस डीमन क्वीन को मेरी असल पावर का पता चल जाएगा। वो जैसे स्कूल के करीब पहुंचता है तो सारी क्लास के लड़के बाहर खड़े शोर मचा रहे होते हैं। सारे लड़के मोडो से पूछ रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। मोडो उनसे कहता है मुझे नहीं पता। उसी वक्त जियांग भी उनके करीब आ जाता है। जियांग उनसे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। मोडो जियांग को बताता है टीचर मार्टिन गोल्ड अलॉय केव में चले गए हैं क्रिस्टल लेने के लिए। साथ ही वो उन्हें बैक फ्लैश सीन दिखाता है और कहता है लास्ट नाइट मैं अपने टीचर के साथ गया था पर्पल ड्रैगन्स के हेडक्वार्टर पर। हम लोग वहाँ पर नए क्रिस्टल्स खरीदने के लिए गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्रिस्टल्स की कीमतें बढ़ गई हैं। कैप्टन ने हमसे कहा कि हमें डबल दाम देने पड़ेंगे। टीचर मार्टिन कैप्टन से कहते हैं अब इसका क्या मतलब है, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तुम जो हमें क्रिस्टल्स की कीमतें बता रहे हो वो पहले वाली कीमतों से 3 गुना ज्यादा है। कैप्टन टीचर मार्टिन से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हम लोग 3 गुना ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक टीचर हो इसलिए हम तुमसे सिर्फ 2 गुना ज्यादा कीमत लेंगे। टीचर मार्टिन कैप्टन से कहते हैं गोल्ड अलॉय क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर तुम लोग कीमतें बढ़ा दोगे तो हमारे जैसे फोर्जर्स इनको कैसे खरीदेंगे और हम लोग कैसे वेपन्स बनाएंगे। कैप्टन उनसे कहते हैं अब मैं यहाँ का नया कैप्टन हूँ, पहले वाले कैप्टन को गद्दार साबित करके मार दिया गया है और ये वाली कीमतें उसके दौर में थी। तुम्हें क्रिस्टल खरीदनी है तो खरीदो। साथ ही कैप्टन टीचर मार्टिन से कहता है आप हमेशा किंगडम के अंदर ही रहे हैं, यहाँ बाहर क्या हो रहा है आपको इस बारे में नहीं पता। किंग ईस्टर्न ट्राइब पर हमला करने का सोच रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है ताकि सोल्जर्स के लिए राशन खरीदा जा सके। अगर हमने क्रिस्टल्स की कीमतें बढ़ाई हैं तो इसका मतलब आपको भी अपनी सर्विसेज की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। आप अपने स्टूडेंट से ज्यादा पैसे लिया करें। टीचर मार्टिन को कैप्टन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
फिर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मोटो जियांग से कहता है और उसके बाद टीचर इतने ज्यादा गुस्से में थे, वो कहती है मैं खुद ही केव के अंदर जाऊंगा और वहाँ से क्रिस्टल निकाल कर लाऊंगा। जियांग उनसे पूछता है मैंने सुना है कि उस केव के अंदर बहुत सारे डेंजरस क्रिएचर हैं, क्या हमारे टीचर उन सब का मुकाबला कर सकते हैं? और स्टूडेंट्स बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें नहीं लगता कि टीचर के पास कोई फाइटिंग एबिलिटी है और ना ही हमने कभी उन्हें लड़ते हुए देखा है। मोटो उनसे कहता है वो तो सिर्फ एक फोर्जिंग टीचर है, उन्हें सिर्फ ड्राइंग आती है, वो एक ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं पहले इन क्रिस्टल्स की कीमतें इतनी ज्यादा हैं और ऊपर से अब इन क्रिस्टल्स की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। टीचर मार्टिन हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ताकि हमें पढ़ा सकें। जियांग उनसे कहता है हमें टीचर मार्टिन को रोकना होगा। मैं अभी जाकर तलवारबाजी की टीचर ड्रोना और दूसरी मैजिक की टीचर एसी को बुला कर लाता हूँ ताकि वह हमारी मदद कर सके। मोटो से कहता है लेकिन टीचर स्कूल में नहीं है। जियांग उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों? मोटो उसे बताता है आज स्कूल के सारे टीचर किंग से मिलने के लिए महल गए हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दी हंटिंग सीजन शुरू होने वाला है। हंटिंग के लिए टीचर्स को नए रूल्स बताए जाएंगे जो कि हमारे किंग बताएंगे। जियांग उसे कहता है कि ये सब कुछ आज ही होना था। मोटो उसे कहता है अब तो ऐसा ही है। फिर जियांग उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे जाकर सोफी सास को ढूंढना होगा, वो हमारी मदद करेगा। मोटो उसे कहता है कि वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हंटिंग की तैयारी करने के लिए व्हाइट ड्रैगन यूनिट को ही लगाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। जियांग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, तो बताओ मैं करूं क्या? आखिर हम अपने टीचर को इस तरह नुकसान पहुंचते नहीं देख सकते। उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि जमीन हिल रही है। जियांग उसे कहता है क्या अर्थक्वेक आया है? वो जैसे दूसरी तरफ देखते हैं तो एली आ रहा होता है। एली ने अपने एक हाथ पर बड़ा सा पत्थर उठा रखा होता है। वो सीधा इनके पास आता है और उनके सामने वो बड़ा सा पत्थर रख देता है और उनसे कहता है मास्टर मार्टिन से कहना कि मैं उनके लिए सारे मटेरियल्स ले आया हूँ, इस महीने के लिए काफी होगा। मोटो एली से कहता है वो बात यह है कि टीचर यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्या तुम बाद में आकर अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हो? एली उनसे कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में आकर अपने पैसे ले लूंगा। एली उनको ये मटेरियल ला कर देता है जिसके बदले में टीचर मार्टिन उसे पैसे देते हैं। फिर एली उनसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वक्त जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है जरा रुको, मेरी बात सुनो, क्या तुम थोड़े से और पैसे कमाना चाहते हो? जियांग अपने पास से सिक्कों की थैली निकालता है और मोटो से कहता है मोटो मुझे पर्पल ड्रैगन टीम के पास लेकर चलो, मुझे कुछ हाई लेवल क्रिस्टल खरीदने हैं। मोटो उससे पूछता है लेकिन तुम्हें क्रिस्टल किस लिए खरीदने हैं? नेक्स्ट सीन उस केव के बाहर का होता है जहाँ पर सोल्जर्स बैठे होते हैं। सोल्जर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मार्टिन टीचर यहाँ से गुजर गए, वो केव के अंदर चले गए हैं। दूसरा सोल्जर पहले वाले से कहता है लेकिन तुमने उन्हें यहाँ से जाने क्यों दिया? वो सोल्जर हंसते हुए कहता है टीचर ने कहा था कि उसे वहाँ से क्रिस्टल इकट्ठे करके लाने हैं, इसलिए वो अंदर चला गया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसे ड्रैगन खा जाएगा। पहले वाला सोल्जर उसे कहता है लेकिन वो स्कूल का टीचर है, अगर उसने ड्रैगन को हरा दिया और क्रिस्टल्स ले आया तो? दूसरा सोल्जर उससे हंसते हुए कहता है अगर वो उस ड्रैगन को हरा देता है और क्रिस्टल्स ले आता है तो उसे यहीं से गुजरना है, हम लोग उससे क्रिस्टल छीन लेंगे। उसी वक्त उन्हें सामने से किसी मशीन के चलने की आवाज आती है। एक सोल्जर उन्हें कहता है सामने की तरफ देखो, वहाँ से क्या आ रहा है? वो तीनों सोल्जर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने से एक कार आ रही होती है। एक सोल्जर कहता है ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो सीधा हमारी तरफ आ रहा है? वो गाड़ी सीधी आती है और उनके बैरियर को तोड़ते हुए सीधी केव की तरफ आगे चली जाती है। वो तीनों सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे कैपिटल के अंदर एक मॉन्स्टर कैसे दाखिल हो गया, हमें जल्दी से जाकर अपने लीडर को बताना होगा। उस गाड़ी के अंदर जियांग, मोटो, एली और क्वीन होते हैं। एली जियांग से कहता है क्या तुम इसे थोड़ा आस्ता नहीं चला सकते? जबकि मोटो उससे पूछता है क्या तुमने उन ब्लूप्रिंट से इसी चीज को बनाया है? जियांग उनसे कहता है हाँ, मैंने उसे यूज करके इसे बनाया है, ये एक कार है और इसमें मैंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं। मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस्तेमाल किया है, अब ये बिजली पर चलती है। मोटो उसे कहता है तो इसका मतलब तुमने इलेक्ट्रिक पर्पल स्टोन इसीलिए खरीदा था ताकि तुम इसको बिजली से चला सको। जियांग उसे कहता है हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जियांग उनसे कहता है मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, हम सब लोग मिलकर मास्टर मार्टिन को वहाँ से निकाल लेंगे। एली उसे कहता है जियांग प्लीज सामने की तरफ देखकर ड्राइव करो। जबकि क्वीन भी उसे कहती है बार बार पीछे क्या देख रहे हो, सामने की तरफ देखो। जियांग उनसे कहता है किसी चीज को पकड़ लो, मैं इसकी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन उस केव का होता है जहाँ पर बाहर कुछ सोल्जर
पहरा दे रहे होते हैं। टीचर मार्टिन वहाँ पर जाते हैं, वो उसे रोक लेते हैं। सोल्जर टीचर मार्टिन से कहते हैं, ओए तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? टीचर मार्टिन उन्हें बताते हैं कि मैं रॉयल एकेडमी का एक टीचर हूँ, यहाँ पर क्रिस्टल लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवा सकूँ। वो सोल्जर मार्टिन से कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते, हमारे लीडर ने हमसे कहा है यहाँ पर सिर्फ पर्पल ड्रैगन वाले ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ से क्रिस्टल नहीं इकट्ठे कर सकता। मार्टिन उनकी बात नहीं सुनते और सामने चले जाते हैं। एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा उसे कहता है, इसे जाने दो, ये अकेला अंदर जाकर क्या कर सकता है मरने के सिवाय। टीचर मार्टिन केव के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल तो मिल ही जाएंगे। उन्हें दीवार पर बहुत सारे क्रिस्टल चमकते हुए नजर आते हैं। मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। मुझे लगता है कि पर्पल ड्रैगन वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं कि इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ताकि वो इनकी प्राइसेस को बढ़ाकर बेच सके। टीचर मार्टिन अभी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि जमीन में से एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा एक सैंड ड्रैगन होता है। वो टीचर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टीचर मार्टिन उसे देखते ही कहते हैं, ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, यानी कि सैंड ड्रैगन। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। वो लोग भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं। मोटो उसे कहता है, केव एंट्रेंस सामने ही है, हमें यहीं पर रुकना होगा। वो वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उसमें से नीचे उतर आते हैं। जियांग उनसे कहता है, रास्ते में हमें मार्टिन नहीं मिले, इसका मतलब वो केव के अंदर पहले से ही जा चुके हैं। क्वीन अपने सर पर हाथ रखकर खड़ी होती है और कहती है, जब से मैं इंसान बनी हूँ मेरी इन चीजों को बर्दाश्त करने की कुव्वत कम हो गई है। जबकि एली वहीं गाड़ी के पीछे बैठा उल्टियां कर रहा होता है। जियांग उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? हमें थोड़ी देर में यहाँ पर फाइट करना होगी। एली उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। जियांग क्वीन से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ग्राउंड ड्रैगन्स को हैंडल कर सकती हो? क्वीन उसे कहती है, हमारे डीमन ट्राइब में ऐसे ग्राउंड ड्रैगन्स को हम रोस्ट करके खाते हैं। फिर जियांग उनसे कहता है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं, जाकर मार्टिन को ढूंढते हैं। उसी वक्त केव के अंदर से जोरदार हवा के साथ धूल उड़ती हुई बाहर निकलती है। जब वो धूल हटती है तो टीचर मार्टिन अपने हाथ में एक ट्रॉली पकड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि मास्टर के हाथ में एक बड़ी सी गन होती है। टीचर मार्टिन उन सब बच्चों को वहाँ पर देखकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोटो आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है, टीचर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? टीचर मार्टिन हंसते हुए उसे कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे छोटे मोटे कीड़ों को तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। जियांग भागता हुआ टीचर के पास आता है और चमकती हुई आंखों के साथ उन्हें कहता है, टीचर क्या आपके पास ये गन है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं पता गन क्या होती है, ये तो एक स्टीम इजेक्टर है, इसमें से भाप निकलती है। मोटो वो सारे क्रिस्टल देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इनकी मदद से बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं और अब हमें इन क्रिस्टल्स को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, लेकिन हम इन क्रिस्टल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पहले इनको रिफाइन करवाना होगा। एली उनसे कहता है, हमारे स्कूल में रिफाइनरी क्लास भी है, हम लोग उनसे मदद के लिए कह सकते हैं। जियांग एली से कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, अगर तुम हमें नहीं बताते तो टीचर को तो पता ही नहीं चलता। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, लेकिन रिफाइनरी क्लास के टीचर पर्पल ड्रैगन वालों के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? उसी वक्त क्वीन उनसे कहती है, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। दरख्तों में से पर्पल ड्रैगन यूनिट के सोल्जर्स निकल आते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। वो इन सब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, मुझे नहीं लगता ये हमें यहाँ से क्रिस्टल ले जाने देंगे। रिफाइनरी क्लास के टीचर भी उनके साथ होते हैं और मार्टिन से कहते हैं, तुम्हारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो तुम यहाँ पर आकर क्रिस्टल चुरा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता ये एरिया पर्पल ड्रैगन यूनिट के अंडर आता है? जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है, अब ये शख्स कौन है? टीचर मार्टिन उसे बताते हैं, यही रिफाइनरी क्लास के टीचर हैं, इसका नाम यालू है। टीचर मार्टिन यालू से कहते हैं, मुझे लगा था कि इन क्रिस्टल्स को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला ये तो जरा भी मुश्किल नहीं। वो ग्राउंड ड्रैगन तो हमारे स्टूडेंट्स के सामने भी कीड़े मकोड़े हैं। तुमने और पर्पल ड्रैगन यूनिट के हेड ने मिलकर चीटिंग की है। तुम लोग जानबूझकर प्राइसेस को बढ़ा रहे हो। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारे किंगडम में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें 10 से 20 साल लगते हैं इतनी कमाई करने में कि वो अपना एक घर खरीद सके, और तुम लोग यहाँ पर लो लेवल के क्रिस्टल्स को भी इतना महंगा बेच रहे हो कि एक एवरेज इंसान उनको कभी खरीद ही नहीं सकता। जियांग सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ही दुनिया की तरह यहाँ पर भी घर खरीदना बहुत ज्यादा
मुश्किल हो सकता है। मार्टिन जालू से कहते हैं, मैं जाकर अपने किंग को सारी बात बताऊंगा, हमें आज के बाद तुम लोगों की जरूरत नहीं, हम लोग खुद ये क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। जालू से कहता है, अगर किंग तुम्हें इजाजत दे भी दे कि तुम अपने क्रिस्टल यहाँ से खुद निकाल लो, तो तुम इन क्रिस्टल्स को रिफाइन कैसे करोगे? मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, अब ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं ड्वार्फ कबीले में थोड़ा सा और रुकता तो मैं वहाँ पर रिफाइनरी की आर्ट भी सीख सकता था। जियांग आगे बढ़ता है और जालू से कहता है, तो क्या हुआ, हमारे मास्टर को रिफाइनिंग की आर्ट नहीं आती? हम लोग यहाँ से क्रिस्टल ले जाने के बाद ड्वार्फ के कबीले में जाएंगे और उनसे जाकर रिफाइनिंग की आर्ट सीखेंगे। और साथ ही जियांग उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री को राशन पहुँचाने के लिए तुम लोग प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लालची लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए प्राइसेस को इंक्रीज करते हो। तुम लोगों की वजह से ही कैपिटल में महंगाई हो रही है। जालू जियांग से कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों पर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम चाहे जो मर्जी बकवास करते रहो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस सब में और कौन कौन लोग शामिल हैं जिनकी हमें सपोर्ट हासिल है? मुझे तो लगा था कि मैं तुम लोगों को ऐसे जाने दूंगा, लेकिन अब तुम लोगों ने इतनी ज्यादा बातें कर दी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा। वो सारे सोल्जर्स इन बच्चों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो और अब तुम सब लोग भी इस मुश्किल में फंस गए हो। जियांग उनसे कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए थे। टीचर उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही जालू अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है, जाओ इन सबको मार दो। जियांग उसी वक्त एली और क्वीन से कहता है, क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या तुम्हें याद है हमारा प्लान क्या है? क्वीन इसाबेला एक तलवार पकड़ लेती है और उन सारे सोल्जर्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है, जबकि एली ने अपने दोनों हाथों में मैजिकल क्रिस्टल्स पकड़े होते हैं और वो टीचर माइक की सिखाई हुई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और सोल्जर्स को पंचेस मारता है। जबकि टीचर मार्टिन की गन भी बड़ी कमाल की होती है, वो भी अपनी गन की मदद से 3-4 सोल्जर्स को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। ये देखकर वो सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? मोडो भी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हमारे टीचर इतने ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पास जियांग जमीन पर बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। मोडो उसे कहता है, इस फाइटिंग के दौरान तुम यहाँ पर बैठकर ड्राइंग क्यों कर रहे हो? जियांग उसे कहता है, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने ये ठीक से कर दिया तो इसके बाद हमारी फोर्जरी क्लास सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास बन जाएगी। दूसरी तरफ एली ने अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पकड़ रखा होता है, जबकि दूसरे हाथ में एक्वा क्रिस्टल पकड़ा होता है। उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाता है और उन सोल्जर्स को घुमा घुमा कर मारता है। जबकि दूसरी तरफ क्वीन अपनी तलवार से इन सोल्जर्स को मार रही होती है। वो सोल्जर्स अपने जख्मी हाथ पैर पकड़कर जमीन पर पड़े होते हैं। उसी वक्त एली को महसूस होता है कि उसका पाँव नीचे चिपक गया है। वो जैसे ही नीचे देखता है तो नीचे स्लाइम होता है, जिसकी वजह से उसका पाँव चिपक गया होता है। सामने जालू ने अपने हाथ पर बहुत सारे स्लाइम्स बना रखे होते हैं। ये जालू की स्पेशल एबिलिटी है। जालू एली की तरफ और भी ज्यादा स्लाइम बॉल्स फेंकता है। उनमें से एक स्लाइम को पंच करने वाला होता है। वो स्लाइम मुड़कर उसके बाजू पर चिपक जाता है। एली कहता है, ये स्लाइम तो अपने आप चल रहे हैं। एली अपनी फायर फिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है और उस स्लाइम को गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। जालू हंसते हुए एली से कहता है, ये स्लाइम मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए ये फायर प्रूफ है। इसके अलावा इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता। और फिर साथ ही जालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम निकालता है और उन्हें एली की तरफ फेंक कर कहता है, चलो इनको ट्राई करते हैं। उसी वक्त टीचर मार्टिन सामने आ जाते हैं और अपनी गन उसके सामने करके उनके स्लाइम्स को रोकते हैं। जालू के स्लाइम से टीचर की गन मेल्ट हो जाती है। टीचर मार्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन जालू से कहते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या तुम इन सब को वाकई में मारना चाहते हो? जालू टीचर मार्टिन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें ही मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। जालू भी बातें कर रहा होता है। क्वीन पीछे से आती है और अपनी तलवार से उसके सेंटर में कट लगाती है, लेकिन जालू साथ ही हंसते हुए स्लाइम बन जाता है, क्योंकि वो एक स्लाइम का क्लोन होता है, असली में जालू नहीं होता। टीचर मार्टिन कहती हैं, क्या ये जालू भी स्लाइम से बना हुआ था? फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे जालू के क्लोन्स आ जाते हैं। जालू उनसे कहता है, जरा गेस करके बताओ इनमें से असली जालू कौन है? क्वीन सोचती है, अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं इस स्लाइमी कीड़े को कब का मसल देती। वो सारे जालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम के बॉल्स निकालते हैं और उनकी तरफ फेंकते हैं। ये देखकर वो सारे घबरा जाते हैं, जबकि मोटो रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त जियांग, जो कि इसके पीछे बैठा होता है, वो कहता है, मेरी ड्राइंग मुकम्मल हो गई। मोटो रोते हुए कहता है, मॉम मुझे माफ कर देना, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं अभी मरने वाला हूँ।
उसी वक्त मोटो के पीछे से जमीन हिलना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जियांग बैठा होता है। जमीन को हिलता देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कोई अर्थक्वेक आया है। जमीन के टुकड़े ऊपर नीचे होते हैं जिससे जियांग उनके अंदर चला जाता है। मोटो वहीं बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है जियांग तो इसके अंदर गिर गया। टीचर मार्टिन और एली भी परेशान हो जाते हैं और कहती हैं जियांग उन पत्थरों के नीचे आ गया है। वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं। यालू अपने बहुत सारे पिंक स्लाइम बॉल्स उनकी तरफ फेंकता है। उसी वक्त उन पत्थरों के दरमियान से जियांग फायर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे स्लाइम बॉल्स को पीछे की तरफ फेंक देता है, जो कि वापस आकर यालू के सोल्जर्स पर ही गिरते हैं। यालू अपने सामने अपने स्लाइम की शील्ड बना लेता है, जबकि उसके सोल्जर उसके ही स्लाइम के साथ हिट होते हैं और उनके आर्मर्स पिघल जाते हैं। वो सारे सोल्जर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसी का हाथ जल जाता है तो किसी का पाँव जल जाता है। यालू ये देखकर कहता है आखिर उस मिट्टी के ढेर के नीचे है क्या चीज। फिर जियांग उस पत्थरों के ढेर को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। वो सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटो वहाँ से पीछे की तरफ भागता और कहता है ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, जल्दी से यहाँ से भागो। टीचर मार्टिन उसे कहती है ये कोई ग्राउंड ड्रैगन नहीं है। क्वीन सोच रही होती है आखिर ये जियांग कर क्या रहा है, जबकि यालू भी ये देखकर डर जाता है और कहता है क्या ये डीमन ट्राइब का कोई डीमन है। और आखिरकार उस मिट्टी के ढेर में से एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बाहर निकलता है, जिसके अंदर जियांग बैठा उसको कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है अब तुम सब लोग मेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने झुकना शुरू कर दो। अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ कि जब मैजिक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है।